फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मौर्यकालीन सामाजिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में मौर्य काल के महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं अशोक के साम्राज्य के बारे में विस्तार से जाना कि किस प्रकार अशोक ने अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा एवं अपने 99 भाइयों का वध कर 268 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो समाहर्ता। क्या कहा जाता था? समाहर्ता। इस प्रकार के आय को बल या भाग के नाम से जाना जाता था। मौर्यकालीन साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन में राजकीय कोषाध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? मौर्यकालीन प्रशासन में राजकीय कोषाध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, सन्निधाता। किस नाम से? सन्निधाता। सन्निधाता वर्तमान में वित्त मंत्री के समान माने जाते थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? तो सीता अध्यक्ष के नाम से। किस नाम से? सीता अध्यक्ष के नाम से। मौर्य काल में राजकीय भूमि को सीता कहकर संबोधित किया जाता था और इसके मुखिया को सीता अध्यक्ष के रूप में जाना जाता था तथा टकसाल विभाग के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष, वहीं मापतौल विभाग के अध्यक्ष को पौतवा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख कहलाता था। मौर्यकालीन प्रशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख कहलाता था। तो क्या कहलाता था? वह सेनापति कहलाता था। क्या? सेनापति। मौर्य काल में 4 प्रकार की सेनाएं रहती थी। पहली पैदल सेना, हाथी सेना, घोड़सवारी सेना और रथ के माध्यम से सेना का प्रयोग किया जाता था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार मौर्य साम्राज्य में लगभग 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी सेना में शामिल थे? तो वह प्लिनी के अनुसार। किसके अनुसार? प्लिनी के अनुसार। प्लिनी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार एवं 9,000 हाथी सेना में शामिल थे, जिसकी सहायता से उसने भारत को जीत लिया था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत शक्तियां किसमें निहित रहती थी? मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत न्यायिक शक्तियां किसमें निहित रहती थी? तो वह राजा में निहित रहती थी। किसमें? राजा में। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला दीवानी न्यायालय, जिसके मुखिया को धर्मस्थीय, तथा फौजदारी न्यायालय के मुखिया को कंटक शोधक कहा जाता था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को किस नाम से संबोधित किया है? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को किस नाम से संबोधित किया है? तो वह किस नाम से संबोधित किया है? गूढ़ पुरुष। किस नाम से? गूढ़ पुरुष के नाम से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह जानकारी मिलती है कि गुप्तचर 2 प्रकार के थे। पहला संस्था और दूसरा संचार। संस्था वे गुप्तचर होते थे जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करते थे, वहीं संचार वे गुप्तचर होते थे जो पूरे साम्राज्य में घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे। इस प्रकार संस्था एवं संचार के माध्यम से गुप्तचरी की जाती थी, जिसकी सहायता से राजा अपने प्रशासन को और मजबूती से बनाने का प्रयास करते थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौर्य काल में प्रांतों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? मौर्य काल में प्रांतों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, मौर्य प्रांतों में कुल 5 भागों में विभाजित किया गया था। मौर्य प्रांतों को कुल 5 भागों में विभाजित किया गया था। पहला उत्तरापंथ, दूसरा दक्षिणापंथ, तीसरा पूर्वी भाग, चौथा अवंत एवं पांचवा कलिंग। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में इन सभी की राजधानी अक्सर पूछी जाती है, तो चलो जान लेते हैं इनकी राजधानियाँ। जिनमें उत्तरापंथ की राजधानी जो है वह तक्षशिला है। दक्षिणापंथ की राजधानी स्वर्णगिरी। पूर्वी भाग की पाटलिपुत्र। फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र पूरे मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी है। अवंत की राजधानी उज्जैनी और वहीं कलिंग की राजधानी तौसल थी। प्रांतों के मुखिया को राजन या कुमार कहा जाता था, जो राजा के बेटे होते थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतों को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, विषय के मुखिया को विषयपति कहा जाता था। किसे क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में 10 गांव के समूह को क्या कहा जाता था? मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में 10 गांव के समूह को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, क्या कहा जाता था? गोप। क्या? गोप। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में 10 गांव के समूह को गोप कहा जाता था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किस नाम से जानी जाती थी? मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किस नाम से जानी जाती थी? तो वह ग्राम नाम से जानी जाती थी। किस नाम से? ग्राम। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और वहीं सबसे बड़ी इकाई देश के रूप में जानी जाती थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था ग्राम के मुखिया को? ग्रामिक। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कुल कितने वर्गों में विभाजित था? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कुल कितने वर्गों में विभाजित था? तो यह 7 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? 7। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कुल 7 वर्गों में विभाजित है। दार्शनिक वर्ग, किसान वर्ग, अहीर वर्ग, कारीगर समूह, सैन्य समूह, निरीक्षक और 7वां सभासद का। जबकि कौटिल्य ने भारतीय समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन समाज में जो महिलाएं वैश्यावृत्ति करती थी उन्हें किस नाम से जाना जाता था? मौर्यकालीन समाज में जो महिलाएं वैश्यावृत्ति करती थी उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें रूपा जीवा नाम से जाना जाता था। किस नाम से? रूपा जीवा नाम से। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कृषि पर लगाया गया कर उपज का लगभग कितने भाग होता था? मौर्य काल में कृषि पर लगाया गया कर उपज का लगभग कितना भाग होता था? तो वह 1/6 या 1/4 भाग। मौर्य काल में कृषि ही राजस्व की मुख्य आर्थिक स्रोत थी। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सबसे प्रचलित उद्योग था। मौर्य काल में सबसे प्रचलित उद्योग क्या था? तो वह वस्त्र उद्योग था। क्या था? वस्त्र उद्योग। यानी कि मौर्य काल में सबसे प्रचलित उद्योग वस्त्र उद्योग था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में राजस्व चोरी हेतु किस दंड का प्रावधान था? मौर्य काल में राजस्व चोरी हेतु किस दंड का प्रावधान था? तो वह मृत्यु दंड का प्रावधान था। किस दंड का? मृत्यु दंड का प्रावधान था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में किस बंदरगाह का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था? मौर्य काल में किस बंदरगाह का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था? तो वह भड़ौच बंदरगाह का प्रयोग। किसका? भड़ौच बंदरगाह का प्रयोग, जो कि गुजरात में स्थित है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है? तो वह 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में। अशोक के शासनकाल में
कुल 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया गया, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहले शिलालेख में पशुबल की निंदा, चौथे में धम्मनीति की घोषणा, पांचवें में धम्म महामंत्रों की नियुक्ति, सातवें एवं आठवें शिलालेखों में अशोक के द्वारा की गई तीर्थ यात्रा का वर्णन मिलता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? तो वह जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अशोक के शिलालेखों में कुल 4 लिपियों का प्रयोग मिलता है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरमाइक लिपि का प्रयोग मिलता है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर और वहीं खरोष्ट लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के सारनाथ स्तंभ में कुल कितने सिंहों की आकृति पाई जाती है? अशोक के सारनाथ स्तंभ में कुल कितने सिंहों की आकृति पाई जाती है? तो फ्रेंड्स 4 सिंहों की आकृति। कितने? 4 सिंहों की आकृति। यानी कि सारनाथ स्तंभ में कुल 4 पशुओं की आकृति हाथी, घोड़ा, सिंह एवं बैल से निर्मित है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा बराबर की गुफाओं को किस संप्रदाय को निवास हेतु सौंप दिया गया? अशोक के द्वारा बराबर की गुफाओं को किस संप्रदाय को निवास हेतु सौंप दिया गया? तो वह आजीवक संप्रदाय को सौंप दिया गया। किसको? आजीवक संप्रदाय को, जिसके संस्थापक मक्खल गोशाल थे। कौन थे? जिसके संस्थापक मक्खल गोशाल थे। यानी कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोशाल थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप एवं भरहूप स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सांची स्तूप एवं भरहूत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वह अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। कहा जाता है कि अशोक के द्वारा कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का राजमहल जिसका निर्माण पाटलिपुत्र में कराया गया था की छत किसकी थी? चंद्रगुप्त का राजमहल जिसका निर्माण पाटलिपुत्र में कराया गया था की छत किसकी थी? तो वह लकड़ी की थी। किसकी थी? लकड़ी की। यानी कि चंद्रगुप्त का राजमहल जिसका निर्माण पाटलिपुत्र में कराया गया था उसकी छत लकड़ी की थी। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस स्थान पर भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस स्थान पर भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। कहाँ पे? श्रीलंका में। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सर्वप्रथम किस स्थान पर यात्रा किए थे? अशोक बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सर्वप्रथम किस स्थान पर यात्रा किए थे? तो वह बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु सर्वप्रथम बोध गया, फिर वहाँ से कुशीनगर, कुशीनगर से लुम्बिनी, लुम्बिनी से कपिलवस्तु, उसके बाद सारनाथ और अंत में श्रावस्ती की यात्रा करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, तो उसे एक बार जाकर ज़रूर देख लें। धन्यवाद। जय हिंद।